वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और बात करेंगे भारत की। जी हां, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। बात तो सत्ता पक्ष को मुद्दों पर घेरने और विपक्ष को एकजुट करने की थी, लेकिन मुद्दे कहीं ठहर गए हैं और बात केवल जो दिख रही है संघ पर आ गई। आखिर बार बार संघ निशाने पर क्यों, और संघ पर निशाना दागकर हासिल क्या हो रहा है, खासकर तब जबकि विपक्ष का खेमा संघ के सवाल पर भी आपस में उलझता दिख रहा है। आखिर कमी कहां है, या जो मुद्दे होने चाहिए थे वो मुद्दे गौण क्यों हो जाते हैं? इसी पर हमारी आज की चर्चा और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मयूर शेखर झा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विजय गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और हमारे साथ सिद्धार्थ शंकर गौतम हैं, जो संघ विचारक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मयूर शेखर जी आपके पास ही आऊँगा। बात थी भारत जोड़ो यात्रा की। मुद्दे बहुत सारे थे और ये कहा भी जा रहा था कि इस बार जो है मुद्दों को लेकर सभी के यहाँ से निकलेंगे, लेकिन आप देखिए कि केरल के अंदर जो सरकार है वही आपका विरोध कर रही है कि भाई यहाँ ऐसा क्या। तो विपक्ष जो एकजुट होना चाहिए था वो तो कहीं होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश जी अपनी अलग जगह निकल चुके हैं। ऐसे में एक बात और कि मुद्दों की जगह लगातार जो पक्ष और विपक्ष की बात होनी चाहिए, वहां संघ कहां से आ जाता है बीच में? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका सवाल है विपक्ष एकजुटता का, तो ये विपक्ष एकजुटता का यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस का अपना यात्रा है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, 2024 को लेकर विपक्ष पूर्णतः एकजुट है और विपक्ष को भी पता है कि ये लामबंद तभी हो सकता है जब इस विपक्ष की लामबंदी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी। तो ये सवाल नहीं है यहाँ पर। जहां तक यात्रा का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी का यात्रा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्धारित ये भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें मतलब ये एक बड़े नेतृत्व के लिए तादाद में यात्रा चल रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसमें एक बड़े तादाद में सिविक सोसाइटी साथ आई है। नेतृत्व इस यात्रा का कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी यात्रा है। हाँ। जहां तक संघ से सवाल का सवाल है, जहां तक संघ से सवाल का विषय है, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो सवाल से परे है? क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं? जहां तक हमारी यात्रा का सवाल है, गिरिजी, देखिए, हम तो यात्रा जो है बेसिकली 3 बुनियादी मुद्दों पर यह यात्रा हमारी चल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इन 3 मुद्दों के ऊपर यह पूरी की पूरी यात्रा चल रही है। अब जब नफरत की बात इस देश में आती है, तो इस देश में नफरत की जड़ कहीं ना कहीं से जो है वो एक संघवादी विचारधारा है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो क्या हम इस नहीं, देश ये में बात कहता कौन है? नहीं, ये कहां लिखी जा रही है कि संघ नफरत फैला रहा है? ऐसा कहां कहा जा रहा है? गोस्वामी जी, कौन सी विचारधारा है जो कहती है कि एक भाषा श्रेष्ठ होना चाहिए? कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जो है एक भाषा बोलने वाले श्रेष्ठ है? कौन से लोग कहते हैं जो एक धर्म वाले श्रेष्ठ हैं? हम तो जो है गंगा जमुनी तहजीब, एक साझा विरासत की बात करते हैं। हम तो एक ऐसे भारत की बात करते हैं जो भारत सबका है। ये भारत में सबका नहीं है। इस भारत को एक एक्सक्लूसिविस्ट आइडिया कौन देता है? मयूर भाई, देखिए मयूर भाई, मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन कह रहा है कि देश के अंदर किसी भी एक तबके का ही कहूंगा रहना होगा? ये ऐसा कहां आ रहा है? ये कौन सी मीडिया में आ रहा है, कौन सी जगह आ रहा है? मीडिया की बात नहीं है। ये कौन लोग इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कई लोग जो है इस बात को एडमिट करने से कतराते हैं। इस देश में नफरत का बीज एक ही संगठन बो रहा है और वो संगठन कहता है कि हम सवाल से परे हैं, हमसे आप सवाल नहीं पूछो। जब बारी आती है तो वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। जब बारी नहीं आती है, जब उनको जो है उनसे सवाल पूछो, तो आप कहते हैं कि नहीं जी, नहीं मयूर भाई, बिल्कुल सवाल पूछने चाहिए, लेकिन सवालों के लिए तथ्य, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीजें सामने भी तो रखी जानी चाहिए। नहीं, इसी के लिए हम गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि आज इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या, और मैं आपको कह रहा हूँ, नफरत की समस्या केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है। इस देश के समक्ष जो आज एक बहुत बड़ी वित्तीय और इकोनॉमिक समस्या जो खड़ी है ना, वो भी इसलिए खड़ी है क्योंकि इस देश में सौहार्द का वातावरण नहीं रहने दे रहे हैं ये लोग। देश तभी तरक्की करेगा जब देश में सौहार्द का वातावरण रहेगा। तभी जो है छोटी और मध्यम कंपनियां तरक्की करेंगी, तभी रोजगार का सृजन होगा। तो एक जो बुनियाद बनता है, तरक्की का जो बुनियाद बनता है, वो सौहार्द का जो है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। आज ये जो बड़ी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण की बुनियाद बने, जिस बुनियाद पे एक बेहतर भारत के भविष्य का निर्माण हो सके, जिस बुनियाद पे कंपनियां तरक्की करें, जिस बुनियाद पे रोजगार का सृजन हो। और जब कंपनियां तरक्की करेंगी, जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, जब रोजगार का सृजन होगा, ऑटोमेटिकली महंगाई घटती है। नहीं, तो ये सारी चीज संघ पर निशाना कर हो जाएगी या भाजपा पर निशाना करके होगी?
नहीं, भाजपा और संघ अलग अलग है, आपको किसने कह दिया? नहीं तो भाजपा और संघ अलग अलग है, ये आपको, ये जब जरूरत पड़ता है तो कहते थे नहीं जी भाजपा को तो चुनाव हम जिताते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो नफरत का बीज इस देश में रखा है, उस बीज से निकला हुआ पेड़ है। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है गोस्वामी जी, तो इसी के लिए मयूर ये जी, मैं यही आइसोलेट कह रहा करके। हूं, आप कह रहे हैं कि ठीक है वो नफरत फैला रहे हैं, लेकिन क्योंकि नफरत कोई आदमी फैलाता है तो कुछ चीज तो होगी, कुछ बयान होंगे ऐसे जो सार्वजनिक रूप से बोले जा रहे होंगे, या कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो आपके पास होंगे, आप दिखाइए उन्हें, तो कम से कम जनता को समझ में आए कि संघ के ये पदाधिकारी हैं ये नफरत फैला रहे हैं। आप जो है ना, आप पंचजन्य का कोई भी संस्करण उठाकर देख लीजिए, आपको जो है मेरी बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखों में देख लीजिए वो क्या बात करते हैं। आज ये देखिए, ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाला भारत नहीं है। भारत एक साझा विरासत की बहुत ही गौरवान्वित इतिहास के बुनियाद पे बना हुआ देश है। इसी बात को हम कहना चाहते हैं। किसी को भी, कोई भी इस देश की तरक्की से अगर एक्सक्लूड होगा, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? हमारा आइडिया ऑफ इंडिया वो है जिसमें हिंदुस्तान के हर तबके का आदमी, वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी जात से आता हो और किसी भी इकोनॉमिक परिवेश से आता हो, उसकी भागीदारी होने चाहिए आइडिया ऑफ इंडिया में। ये हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है। आप जब भी इसमें से किसी भी एक तबके को आइसोलेट करने की बात करते हैं, किसी भी एक तबके को एक्सक्लूड करने की बात करते हैं, तो एक वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर जो देश का निर्माण हमारे संविधान रचनाओं ने जो है जिसका सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं उसको अच्छा आघात मयूर जी, पहुंचता है। एक सवाल और आपसे, आपको ऐसा लग रहा है देश में कोई एक तबका बिल्कुल एक नीचे की तरफ जा रहा हो और एक तबका बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रहा हो, और वो महंगाई उस तबके के लिए हो और उस तबके के लिए ना हो, या वो जो देश के अंदर शिक्षा का मॉडल है उसके लिए हो, उसके लिए महंगाई ना धर्म हो, नहीं, वही ऐसा कुछ है जी, वही बात जी? हम देख रहे हैं। महंगाई धर्म नहीं देखती है। हाँ। महंगाई, आज आप क्या करते हैं, आज आपको जब बात, आज आपसे जब हम सवाल पूछे महंगाई का, आज आपसे जब हम सवाल पूछे बेरोजगारी का, तो आप कहीं ना कहीं कह देते हैं कि नहीं जी ये सब तो ठीक है, महंगाई तो बाद में देखेंगे, बेरोजगारी तो बाद में देखेंगे, पहले आपस में लड़ दो, आपस में फूट डालो। ये देखिए, ये जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तब भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और अंग्रेजों से एक बात इन्होंने सीखा है। अंग्रेज जितने दिन भारत का शासन चलाए थे, तो फूट डालो और राज करो की नीति पे अंग्रेज देश का शासन चलाते थे। जो इन्होंने अपने अंग्रेजी आकाओं से एक चीज सीखा है, वो यही एक चीज सीखा है कि फूट डालो और राज करो। इनको पता है कि एक ही तरीका है कि लोगों को जो है महंगाई के डिस्कोर्स से हम भटका सकते हैं, एक ही तरीका है कि लोगों को हम बेरोजगारी के डिस्कोर्स से भटका सकते हैं, वो तरीका है लोगों में फूट डालने का। आज आप देखिए सवालों से कितना भागते हैं, आज हम आपको देखते हैं। इन्होंने मतलब अब एक व्यर्थ का डिस्कोर्स फैलाने के लिए कि कह दिया कि राहुल गांधी कन्याकुमारी गए थे और स्वामी विवेकानंद के स्टैचू में नहीं गए थे। सबने देखा कि ये बात झूठ है। हर पब्लिक आईज के सामने राहुल गांधी विवेकानंद जी के स्टैचू पे गए थे। लेकिन आप जो है, आज जो है आप इस यात्रा से जुड़े जो बुनियादी सवाल है उन सवालों से भाग रहे हैं, तो उनसे भागते हुए आप मयूर भाई, इसी यात्रा पे एक और सवाल आपसे लूंगा, लेकिन मैं जरा हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा उनके पास भी चलते हैं, जरा देखते हैं वो उनका क्या कहना है। प्रभात जी, एक यात्रा निकलती है भारत जोड़ो यात्रा, जो अभी जिस तरीके से अगर मैं देखूं जो बातें कही हैं अपने मयूर जी ने, उसमें कहा है कि ये कांग्रेस की अपनी एक यात्रा है, विपक्ष का इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई विपक्ष को एकजुट करने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं प्रभात जी, आपने तो सुना ही होगा कि नेतृत्व कांग्रेस करेगी विपक्ष का। तो ये सारी चीजें मुद्दे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि मुद्दे चलते चलते एकदम से अचानक से संघ की तरफ को मुद्दे मुड़ जाते हैं और ये कहा जाता है कि संघ ही बीजेपी है और बीजेपी ही संघ है। जी कैसे आप कहेंगे, कैसे देखते हैं जी? देखिए गोस्वामी जी, बहुत अच्छी आप डिबेट कर रहे हैं और मयूर जी ने बहुत कांग्रेस का पक्ष रखने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है और सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मयूर जी को बताना चाहता हूं कि आप बार बार भारतीय जनता पार्टी के पिच पे आप क्यों चले जाते हैं? आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बहुत अच्छी बात है, 150 दिन की आप कश्मीर से कन्याकुमारी आप यात्रा निकाल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी टी शर्ट पे बोल रही है तो आपने संघ का हाफ पैंट आपने ट्वीट कर दिया, टीवी चैनलों में डिबेट चलने लगी। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अमेठी, रायबरेली और उत्तर प्रदेश से जो संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस का लगभग, अगर दक्षिण के 3-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हिंदी बेल्ट और इसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो यहाँ कांग्रेस बिल्कुल गायब है।
मैं ये पूछता हूँ, ठीक है, आप भारत जोड़ो यात्रा की आपको जरूरत क्या पड़ी? आप देश की जनता को पहले तो ये बताएं कि आखिर ठीक है महंगाई है, आप कहते हैं नफरत की बात करते हैं, कहाँ नफरत की बात हो रही भाई? आप ये बताइए कि नफरत की कौन सी बात आपकी हो रही है? जब वो आपको अपनी पिच पे ले आते हैं और आप उस पिच पे खेलने लगते हैं तो नफरत के बाढ़ चढ़ने लगते हैं। मैं मयूर जी को ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस में एक तो सबसे पहले आपका परिवारवाद की जो बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी, आपने देश में 60 साल राज किया, अब नए भारत का निर्माण हो रहा है। अगर नए भारत का निर्माण हो रहा है तो नई पॉलिटिक्स अब आ रही है। उस नई पॉलिटिक्स में आप क्या कर रहे हैं? आप किस पिच में खेल रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं या संघ से लड़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी, आप भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ते लड़ते नरेंद्र मोदी से नहीं, मतलब ये हो रहा है प्रभात जी एक सवाल ले रहा हूं, ऐसा लग रहा है हाँ। कि जो बीजेपी चाहती है उसी मुद्दे पर कांग्रेस आती है और बीजेपी की पिच पर बीजेपी के हिसाब से खेलती दिख रही है। आपका कहना यह है? जी देखिए गोस्वामी जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि कांग्रेस अगर अपने संगठन को मजबूत करे, कांग्रेस 55 सीट पे है, अगर कांग्रेस 100 सीट पे या 150 सीट पे आती है, नेतृत्व कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये एक अलग मैटर है। अरे आप जिसकी बड़ी संख्या होगी, आप पहले विपक्ष को नामजद कीजिए। आप कहते हैं ममता बनर्जी का हमारा साथ नहीं है, आप विपक्ष को साथ में लेके चलना नहीं चाहते। पहले तो आपके अध्यक्ष कौन आता है? अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी के अंदर अगर नेतृत्व क्षमता है और मोदी ने जो विश्वास की एक बड़ी लकीर खींची है देश के अंदर, वो लकीर आप क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? आपको बहुत टाइम मिला है, आपने 5 चुनाव गंवाए हैं, हर चुनाव में आप क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। कांग्रेस में आता है एक विधायक यूपी से, एक विधायक है मात्र। कांग्रेस जहां से प्रधानमंत्री पद मिलता था, कांग्रेस को 60 साल में कई प्रधानमंत्री कांग्रेस को यूपी से मिले हैं। आपने यूपी बिहार संगठनात्मक ढांचा आपने मजबूत नहीं किया। प्रियंका गायब हो गई, जब चुनाव होगा 6 महीने पहले प्रियंका आ जाएंगी, सड़कों पर उतरेंगी। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं होती है। आप नफरत की बात कर रहे हैं, नफरत कौन फैला रहा है? नफरत आप एक समुदाय पे आ गए, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप सर्व समाज की बात क्यों नहीं करते हैं? देश में 130 करोड़ जनता है, आप सबकी बात कीजिए। आप ये क्यों कहते हैं कि एक तक सबका परेशान है? आपके कहना महंगाई तो सबके ऊपर असर डालती है, मैं भी परेशान हूँ, गोस्वामी जी भी परेशान है और पैनल में जितने लोग बैठे हैं सब परेशान है। तो ये एक तबके की बात कहां से आ गई? तो जो आपने 60 साल में एक तुष्टीकरण की राजनीति की है, उससे आप 2014 में समाप्त हुए। मोदी का जो विश्वास की महंगाई बड़ी जात लकीर या है, धर्म नहीं देखता राहुल है। गांधी को वो लकीर खींचनी पड़ेगी और जब तक राहुल गांधी उस लकीर तक नहीं पहुंचेंगे तो कांग्रेस संगठनात्मक ढांचा कमजोर होता जा रहा है। कांग्रेस ये बिल्कुल एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूती बहुत जरूरी है। कहते हैं ना विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं कि कांग्रेस को लेकर ही डिबेट क्यों? अरे भाई, एक मजबूत विपक्ष होगा तभी तो बहुत सारी चीजों पर बात होगी, तभी तो अंकुश लगेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, हमारे साथ शिवसेना से विजय गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस की एक बड़ी यात्रा चल रही है और उस यात्रा में बहुत सारे मुद्दे थे जैसे कि मयूर शेखर जी ने बताया, लेकिन अब जो वो लड़ाई होती दिख रही है वो ऐसा लग रहा है कि वो मुद्दे जो हैं वो संघ की साथ ज्यादा लग रहे हैं कि सारी चीजें जो हैं वो संघ उसके आसपास हैं। बीजेपी की महंगाई भी संघ की वजह से है, बीजेपी के नेता भी संघ की वजह से, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप दोनों के आसपास रहे हैं, दोनों के साथ साथ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस यात्रा को लेकर और यात्रा में जो मुद्दे होने चाहिए तो उन मुद्दों को लेकर? जी हेलो जी, बोलिए। आवाज कट हो रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है अभी आपको? विजय गुप्ता जी, अभी आवाज आ रही है? आपका आवाज एकदम कम आ रहा है। हेलो जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए ना सर। जी, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके अंदर अभी बीते 2-3 दिनों से जो मुद्दे थे, मुद्दे अब संघ की तरफ खिंचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी नजदीकी दोनों जगह रही है, भाजपा में भी रही है और कांग्रेस में भी रही है। तो आपको क्या लगता है, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन या संघ ही एक सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है? जी थोड़ा सा आपका आवाज कट हो रहा है, लेकिन चलिए, मैं मुकेश त्यागी जी के पास जा रहा हूं। आपका अभी जब तक आवाज सही नहीं होती। मुकेश जी, आपने सुना, मयूर शेखर जी को भी सुना, प्रभात त्रिपाठी जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप कि ऐसा क्या है कि लगातार आजकल जो चीजें हैं, जब भी कांग्रेस को दिखता है तो संघ ही संघ नजर आ रहा है, भाजपा भी संघ का एक
उनको मोक्टा नजर आ रही है कि सारा कुछ संघी है और इसलिए जो मुद्दे हैं, मुद्दे की जगह संघ पर निशाना साधा जा रहा है। संजय जी, बहुत पुरानी कहावत है कि सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। देखिए, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। कांग्रेस की लगातार हार 2014, 2019 और बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ऑफ बीजेपी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके अगर संदर्भ में देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान की जनता ने उपलब्धियों का सुनामी देखा है और उन्होंने देखा किस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे देश को दोहा। कांग्रेस के साथ ये एडवांटेज था कि उनको विरासत में ताकत मिली थी और उस विरासत का उन्होंने आनंद लिया, लेकिन धीरे धीरे पाप का घड़ा भरता गया। अंतोगत्वा जो है, भारतीय जनता पार्टी ने जब एक दूसरा चेहरा प्रगति का दिखाया तो ये वहां पर बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि ये बिल्कुल पारदर्शी रूप से पब्लिक के सामने आ गए कि इनका ये जो मास्क लगा हुआ चेहरा है, दोहरा चरित्र है, ये देश को लगातार घातक है। इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति अपनाई। अब ये तुष्टिकरण की राजनीति इनकी चल नहीं पा रही है। पर मुकेश जी, वो तो कह रहे हैं, मयूर शेखर जी कह रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं, एक ही धर्म की राजनीति करते हैं आप लोग। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने चाइना के साथ हाथ बढ़ाया। इन्होंने राहुल गांधी जी के आप पुराने जितने भी विदेशी यात्रा देख लीजिए, कितने गंभीर है। वो फैशनेबल पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। 150 दिन की अभी उन्होंने कन्याकुमारी से ये यात्रा निकाली है। तो इनका अगर आप बैकग्राउंड देखिए तो ये नहीं लगता कि देश के अंदर ही कोई दिलचस्पी ले रहे हैं। अब क्योंकि इन पे थोप दिया गया है, इनके पास कोई और चारा नहीं है। राहुल गांधी जी के G23 में वहां पर इतनी ज्यादा कांग्रेस के अंदर, अगर आप कांग्रेस के दिल को टटोलेंगे, बहुत से कांग्रेसमैन कहेंगे आज हम राहुल गांधी को छोड़ देना चाहते हैं। गोवा में अभी आपने हाथ देख लिया किस तरह दिगंबर कामत, जो 2012 से 2017 तक कांग्रेस के लॉयल रहे हैं, उसको उन्होंने लीडर ऑफ पोजीशन ही बनाया। अब वो कह रहे हैं कि साहब ईडी और सीबीआई का, तो ये जो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब पछताए से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप देख लीजिए इन्होंने पंजाब में किस तरह से अपना उपास बनवाया, किस तरह से सिद्धू को लेकर के आए। जो वहां पर एक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार चल रही थी, जो बीजेपी की हवा के दौरान भी पंजाब में सरकार बनाई थी, उसको हटा दिया। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट ने अपने बिगुल बजाया। उधर ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश में। तो इनके पास जो भी रेत की तरह से इनकी ताकत निकलती जा रही। तो आप सब लोगों को डराकर अपने यहाँ ले रहे हैं, सबको डराया जा रहा है। डराने का क्या, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब कांग्रेस के टाइम में 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम की सीबीआई इज ए केस पैरेट, तो कांग्रेस के पास तो कहीं पर भी कोई भी उनके अपने गिरेबान में झांक करके देखें। अगर मुझे बताइए वहां पे इनको किसी को पावर हम लोगों ने नहीं गोवा में कहा कि आप मिनिस्टर बनाएंगे। वो स्वतः उनका नेचुरल इरोजन हो रहा है कांग्रेस का। तो हर जगह मतलब सीबीआई और ईडी का वो करते रहेंगे। अरे भाई, सीबीआई ईडी भी तथ्यों के आधार पे काम करती है। अगर उनके पास सबूत नहीं होंगे तो कल कोर्ट उनकी भी क्रेडिबिलिटी पे छवि वो आएगी। तो ऐसे नहीं कि सरकार ने कहा इस पे रेड कर दो तो उस पे रेड कर देंगे। उनको भी तथ्य का, और करप्शन हुआ है तभी तो रेड हो रही है। डर क्यों रहे? अगर आपने करप्शन नहीं किया है तो आने दीजिए सीबीआई और ईडी को, क्योंकि आपके दिल में कालस है। आपने जो है घोटाले किए हुए पुराने जमाने में। इस जमाने में जब मिसेस गांधी होती थी, उनका एक ही वर्ड लास्ट होता था, फाइल पे सेक्रेटरी कुछ लिखे। कांग्रेस की जब देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस लेवल की यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे राहुल की? मैं इस यात्रा को कहूंगा ये जो है देश जोड़ो यात्रा एक शगुफा है। राहुल गांधी जी के पास सारे उनके तर्कश जो है उनके गांडीव से निकल चुके हैं। अब ये एक आखिरी सहारा बचा है। इन्होंने देखा कि इतिहास में जिन्होंने यात्रा करी उसको बड़ी सफलता हासिल हुई, लेकिन इनकी यात्रा फुस हो चुकी है। ये किसी तरीके से राहुल गांधी को देश के नेता बनाने के लिए तुले हुए हैं। अब क्योंकि इनके अंदर जिस प्रकार का प्रतिस्पर्धा चल रही है, उधर से नीतीश कुमार चल रहे हैं, उधर से केसीआर चल रहे हैं, जगन चल रहे हैं, ममता बनर्जी चल रही हैं, उधर से आप पार्टी के केजरीवाल जी चल रहे हैं। तो तमाम ये जो विपक्ष जो है वो आपस में, मुझे लगता है इनकी घमासान और महाभारत होने वाली है। तो अब राहुल गांधी जी बेचारे कहीं मार्जिनाइज ना हो जाए। एक जमाने में पैन इंडिया पार्टी होती थी सभी स्टेट में, अब इनके मात्र 2 स्टेट में पावर रह गई है। तो ये तो देश से बिल्कुल मैं कहता हूँ हाशिए पे आ चुकी है कांग्रेस। अब ये इनका आखिरी प्रयत्न। देखिए इनके पास पैसा बहुत है, बहुत पावर है, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं। G23 ने इनके खिलाफ चिट्ठी लिख रखी है, रोज जो है विद्रोह के स्वर उठते रहते हैं। तो कांग्रेस की जमीनी हकीकत अगर आप देखिए तो अब ठीक है, अब इनको कुछ तो करना ही है। मतलब घर में बैठने से मैं तो कह रहा हूँ, यात्रा का सीधा मतलब है कि यात्रा मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को जो है
थाईलैंड से लेकर के इटली तक की यात्रा करें तो शायद वहां पर सफल हो जाए। हिंदुस्तान के अंदर उनका चेहरा और उनका नकाब हट चुका है। उन विपक्ष लोगों का ने देख लिया कि बड़ा नेता कौन है और कौन विपक्ष का नेतृत्व करे, शायद 147 यात्रा विदेश का यात्रा एक गए। ये रूप भी है। मैं विजय गुप्ता जी, अभी आवाज आ रही है मुझे? आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी विजय जी, आपने सबको सुना लगभग, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस की यात्रा चल रही है, उस यात्रा में शुरू में मुद्दे को छोड़ते, लेकिन बीते दिनों ऐसा लग रहा है कि मुद्दे सिमटकर आरएसएस संघ की ओर चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि सारा जो नफरत है केवल संघ ही फैला रही है? इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे क्योंकि आप दोनों जगह रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और आप बीजेपी के साथ भी रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं भाई साहब। हेलो जी जी। हाँ भाई साहब, देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, हम लोग सभी के साथ काम कर चुके हैं। जैसे कि ठीक है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हिंदुत्व को लेकर के है, कांग्रेस कुछ अलग बोलती है, बीजेपी कुछ अलग बोलती है, लेकिन समाज के अंदर जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मेरा तो यात्रा जो भी है ठीक है, हर आदमी अपने स्तर पे काम कर रहा है, लेकिन ये जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है इस देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं जा करके, ये जो लोग नफरत, कोई भी हो सकता है, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आज के तारीख में किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं नफरत का राजनीति करके कुछ दिन तक अपना राजनीति चला सकता हूं, तो देश की जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। ठीक है, कुछ परसेंटेज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज तक तो हम लोगों को यही सिखाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम हैं भाई भाई, लेकिन आज के राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। कोई किसी के नाम से कुछ कर रहा है, कोई किसी के नाम से कुछ कर रहा है। हर आदमी अपने वोट के चक्रव्यूह में लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। क्या विजय वो जी, अच्छा कांग्रेस एक चीज है? बताइए, क्या देश में नफरत ही एक मुद्दा है? नहीं ना सर, देश में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। लोग बेकारी से जूझ रहे हैं, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, लोगों का पेट खाली करके इन मुद्दों को दिखा करके लोगों को भटकाया जा रहा है। सर, देश के अनेक प्रकार के मुद्दे हैं। आज मेरे छोटे मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनके मुद्दे देखिए, बहुत सारे कुछ कंडीशंस ऐसे थे, लोगों को नहीं फ्री तो ऑफ वो कॉस्ट जो में मुद्दे बहुत हैं सारे वो कुछ संघ को निशाना बनाकर क्या मुद्दे सोल्व हो जाएंगे? सर, किसी को किसी ने निशाना ना, ये चारों संगठन मिल करके, चारों पार्टियां मिल करके देश की उन्नति को कहां लेके जाया जाए, ये आपस में मिलके इन्होंने बात करना चाहिए, ना कि आप एक दुश्मन हो, मैं एक दुश्मन है, ऐसी नफरत की राजनीति को फैला करके। चलिए, हमारे साथ सिद्धार्थ शंकर गौतम भी है, संघ विचारक है, उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आजकल एक, मैं कहूंगा, ट्रेंड सा है कि कुछ भी चीज हो सीधा संघ पर अटैक, जबकि अगर मैं बात करूं आरएसएस को लेकर विपक्ष की, बहुत सारे विपक्ष के नेता ऐसे हैं, यहां तक कि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने संघ की समय समय पर तारीफ की है और वास्तव में वो कार्य दिखे भी हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या हुआ देश के अंदर कि जो प्रमुख विपक्षी दल है वो सीधा संघ को लेकर बात करता है आजकल? संजय जी, ये कोई नई बात तो है नहीं जी। संघ से नफरत करने में संघ की स्थापना काल से लेकर अभी तक कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने पहले संघ से बहुत नफरत पाली, संघ के कामों को नहीं देखा, नहीं सराहा, उसके बाद भी बिना किसी सबूत के संघ पर बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन जब संघ से जुड़े, संघ के निकट आए तो उसकी तारीफ भी की। जयप्रकाश नारायण जी उदाहरण है, महात्मा गांधी उदाहरण है। महात्मा गांधी 1936 में, 1946 में 2 बार संघ के शिविरों में आए, वर्धा में गए, दिल्ली में आए, तारीफ की, सार्वजनिक रूप से तारीफ की, संघ के काम की तारीफ की, संघ में जो संस्कार दिए जा रहे हैं उसकी तारीफ की। यहां मूल प्रश्न यह है कि राहुल जी को आखिर भारत जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या भारत खंड खंड है? भारत भूमि तो जुड़ी हुई है ना भाई। भारत जोड़ो, आखिर क्या जोड़ना चाहते हैं? ये अपनी पार्टी जोड़ना चाहते हैं, अपने नेताओं को आपस में जोड़ना चाहते हैं। जो राजस्थान में सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में जो लड़ाइयां हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और बाकी नेताओं में जिस तरह की लड़ाइयां हैं, क्या इनको एकजुट करना इनका मकसद है या ये अपने परिवार को जोड़ना चाहते हैं? आखिर ये जोड़ना किसको चाहते हैं? क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो एक है।
कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हिंद हिंदी हिंदुस्तान वाला ये देश नहीं है। शर्मनाक बयान है ये। आज हिंदी दिवस है, आज के दिन हिंद हिंदी हिंदुस्तान वाला ये देश नहीं है। तो मैं क्या मानूं कि राहुल जी की भी यही सोच है? आप जोड़ना नहीं चाहते, आप तोड़ना चाहते हैं। संघ के प्रति आपकी जो नफरत है, इसी नफरत ने 3-3 बार संघ पर प्रतिबंध लगवाया। लेकिन क्या हुआ? प्रतिबंध आपको हटाना भी पड़ा, कानूनी रूप से भी हटा और आपको भी हटाना पड़ा। दूसरा, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी में विवेकानंद जी के यहां गए, सारे देश ने देखा। मैं मानता हूं कि भाजपा के कुछ लोगों ने इसको लेकर थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि राहुल गांधी जी वहां एकनाथ राणाडे जी का भी जिक्र कर लेते? स्वामी विवेकानंद ने इस भारत भूमि के 100 को जगाया, तो एकनाथ राणाडे जी ने उस भारत को जोड़ने के 100 को तो जगाया ना। सही अर्थों में तो एकनाथ राणाडे जी ने राजनीतिक रूप से भी भारत को जोड़ा। इंदिरा जी ने 50 लाख रुपए राजकोषीय धन दिया। पश्चिम बंगाल से ज्योति बसु जी की धर्मपत्नी ने आर्थिक सहयोग दिया। विवेकानंद रॉक स्मारक बन रहा था। राष्ट्रपति बीबी गिरी जी ने उसका उद्घाटन किया, बाद में इंदिरा जी स्वयं उसमें आई। एक संघ का प्रचारक यदि हर वर्ग के, हर राजनीतिक दल के प्रमुख व्यक्तियों को भारत के 100 से जोड़ सकता है, तो राहुल जी क्यों नहीं जुड़ना चाहते भाई? राहुल जी को समस्या क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इनकी शाखाओं में नफरत फैलाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी जीवन में शाखा जाने की जहमत उठाई है? आप जाकर तो देखिए भैया। लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि आपको वहां वंदे मातरम से, भारत माता की जय से किसी ने बनाकर आज तक दिया नहीं। और ये बात मैं पूछूंगा अभी कांग्रेस के जो मयूर जी हैं, संजय जी, कौन सी शाखा ऐसी थी जिसके अंदर ये कहा गया कि यहाँ एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जाए और बाकी सब धर्मों को भगा दिया जाए? संजय जी, आपने बहुत अच्छी बातें की। अब बस गौतम जी, इस आऊंगा आपके पास, मयूर भाई आपके पास आऊंगा, आप ही से जवाब लूंगा। सिद्धार्थ जी को 1 मिनट बोलने दीजिए, ब्रेक लूंगा और सीधा आपके पास आऊंगा। सिद्धार्थ जी बोलिए। देखिए वीडियो उस चीज का बनता है जो छुपी हुई चीज हो। संघ की शाखा तो आपके घर के बगल के पार्क में चल रही है, मंदिर के प्रांगण में चल रही है। आप जाइए ना, उसमें जो चीज सार्वजनिक रूप से चल रही है, समाज के बीच में चल रही है, उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी उसमें सम्मिलित हो सकता है। उसमें ऐसा वीडियो बना के हम प्रचारित क्यों करें भाई? और क्या आवश्यकता है हमको प्रचारित करने की? हम नहीं करेंगे प्रचारित। ये अगर आपको आना है तो आइए ना। कि अगर नफरत फैलाई जा रही है तो कोई भी वीडियो बनाकर जारी कर सकता था। मेरा कहने का मतलब ये है। करिए ना। अगर नफरत फैलाई जा रही है तो आप अपने लोगों को भेज के बनवाइए ना वीडियो। किसने रोका है आपको भैया? लोकतंत्र है। लेकिन सिर्फ क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्र भक्तों के संगठन को, बौद्धिक व्यक्तियों के संगठन को बार बार कटघरे में खड़ा करना, बार बार उसको बदनाम करना, ये अब कांग्रेस को शोभा नहीं देता। देखिए 1925 से लेकर आज तक 98 साल हो गए हैं, अभी 100 वर्ष का संघ हो जाएगा। आप बार बार उंगली उठाते हैं, बार बार आप उस पर थूकते हैं, वो थूक वापस आपके ऊपर आता है। अब तो छोड़ दीजिए भाई। आपको जनता से जुड़ना है तो आप अपने मुद्दे तलाशिए। संघ जो कर रहा है, संघ ने जो करना चाहिए, वो संघ बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। उसके लिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेगा संघ। बिल्कुल, मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हैं। उन मुद्दों की जगह अगर कहीं भी ऐसी चीजें आती हैं तो वो बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा खास में खास विषय मुद्दों की लड़ाई संघ पर आई और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मयूर शेखर जी 2-3 सवाल आपसे ले रहा हूं और जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि उसके बाद मुकेश त्यागी जी से मुझे उसका जवाब भी लेना है। देखिए 3-4 चीज़ें हैं मयूर जी। वैसे तो आपने सभी को सुना, सिद्धार्थ जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली, विजय जी ने भी बोला और प्रभात त्रिपाठी जी ने भी, लेकिन मैं 2-3
चीजें आपको बताता हूं। किसी भी पोशाक पर कटाक्ष करना, ये क्या संदेश देता है? कहीं ना कहीं क्या इसका उल्टा प्रभाव आपको पड़ता नहीं दिखता? एक बात। दूसरी बात, यहां जिस तरीके की बातें हो रही हैं, अगर मैं देखूं कि ऐसा कहा जा रहा है, इस तरीके की बातें हो रही हैं आज कि जब आप आरएसएस पर अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरा समुदाय है, ऐसा लगता है लोगों को कि उसे आप खुश करने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी एक और बात है, अभी खुद आपके यहां से एक वीडियो जारी हुआ, आपने भी देखा होगा, एक पादरी से मिलते हैं, क्या बातें होती हैं। उसके अलावा चुनाव हुए थे बीते दिनों में, किन किन संगठनों से पैक्ट हुए और उनकी स्थितियां क्या रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आप ही के जो आपका जो तीर चला, वो तीर गलत दिशा में चला जाता है। इस तरीके की बातें होती है। मयूर जी, बात यह है कि आरएसएस जो कार्य करता आ रहा है, एक संगठन आप भी बनाइए, क्योंकि विश्व का इतना बड़ा संगठन है, सभी मानते हैं, एक आप भी बनाइए, उससे ज्यादा बढ़िया काम करके आप दिखाइए, तो शायद बात समझ में आए। चलिए बोलिए। देखिए, आरएसएस पे तो 3-4 बातें मैं कहना चाहूंगा। गौतम जी ने बहुत अच्छे से आरएसएस का पक्ष रखा था। 1925 से आरएसएस बनी है। एक बार थोड़ा सा इतिहास में हम झांक कर देखे हैं कि आरएसएस को आखिर कौन से वो लोग थे जिन्होंने आरएसएस को सबसे ज्यादा, जो पहली बार आरएसएस बैन हुई थी तो आरएसएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था। उस बैन को हटवाने का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, जिससे सबसे ज्यादा आज के डेट में आरएसएस और आरएसएस से जुड़ी हुई संगठनें नफरत करती हैं। तो यहाँ पर मैं उस डिबेट में तो जाऊंगा ही नहीं कि मतलब आज जिनको आरएसएस कोशिश कर रही है कोऑप्ट कर लेने का एज आइडल्स, आरएसएस या आरएसएस की जो पॉलिटिकल फ्रंट है, वो जिसको भी अपने आइडल्स कोऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में देश की कमान कुछ दिनों के लिए आ जाती तो आरएसएस आज एज ए संगठन पूर्णतः जो है खत्म हो गई होती। आज वो आगे भी नहीं बढ़ती, वो क्योंकि नेतृत्व देश का काफी सॉफ्ट फोर्सेस के हाथ में रहा था, जिसके कारण आरएसएस जैसे फोर्सेस भी देश में पनप सके। मैं अभी इस डिबेट में नहीं जाऊंगा। जो दूसरा इश्यू है पोशाक की, यहाँ पर जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं पुनः सवाल यही कह रहा हूं कि आप हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें, आप अपने आप को सवालों के दायरे से ऊपर क्यों समझते हैं? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सके? बस गौतम जी से मैं 2 अपील करूंगा यहाँ पर। गौतम जी, जो आप कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है, हम भी राष्ट्रभक्त हैं। आप और हम चलिए आज साथ मिलकर इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछें कि चीन का जिस तरह से देश में अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री जी अपना 56 इंच का सीना लेकर क्या कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मैं आरएसएस के साथ हूं। क्या आरएसएस मेरे साथ है? क्या चीन के अतिक्रमण के खिलाफ आरएसएस इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए तैयार है? अगर आरएसएस सचमुच मयूर जी, यात्रा का तो मुद्दा ये होना चाहिए था एक बड़ा। दूसरा सवाल मैं आपको कहता हूं, ये भारत जोड़ो, आप कहेंगे नफरत की बात आपने कही, महात्मा गांधी का नाम आज गौतम जी ने अपने वक्तव्य में लिया था, और मैं गौतम जी को बिल्कुल मतलब मैं इस बात से बिल्कुल टच्ड हूं, और मैं गौतम जी की तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम लिया था। जिस दिन गौतम जी मेरे साथ सुर में सुर मिलाकर कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि इस देश से नफरत का बीज पूर्णतः खत्म हो गया है। आरएसएस और गौतम जी और मयूर शेखर झा साथ मिलकर इस देश के निर्माण में काम करने के लिए तैयार है। एक कदम मैं बढ़ाने के लिए तैयार हूं। अच्छा मयूर जी, एक सवाल का जवाब देंगे? ये बताइए कि विपक्ष की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है या आरएसएस से है? मैं इसी के लिए कह रहा हूं ना कि क्या आरएसएस मेरे साथ, मैं इस देश के सरकार से सवाल उठाना चाहता हूं चीन के अतिक्रमण को लेकर, क्या आरएसएस मेरे साथ इस सवाल को उठाने के लिए तैयार है? जिस दिन आरएसएस मेरे साथ इस सवाल को उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, मैं मान जाऊंगा कि आरएसएस एक कल्चरल और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं आरएसएस से सवाल पूछना बंद कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि सोशल काम आरएसएस नहीं करता? नहीं, मैं बस एक सवाल, मैं तो एक बिल्कुल छोटा सा सजेशन दे रहा हूं। मैं इसमें आरएसएस के साथ खड़ा हूं, आप पहल कीजिए। गौतम जी, आप पहल कीजिए। इस देश की जो मयूर जी, आपको नहीं लगता यात्रा मुद्दों से भटकी है? आपको नहीं लगता? यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा, मतलब भारत इस टाइम जो बात कह रहे हैं, देखिए मयूर जी, संघ विचारक सिद्धार्थ शंकर गौतम ये कह रहे हैं कि भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, उसे जोड़ने की क्या आवश्यकता आ गई? गोस्वामी जी, आज मैंने एक छोटा सा टिप्पणी किया था कि भारत हिंदुस्तान से ऊपर उठकर है। जो हिंदू नहीं है भारत उसका भी है, जो हिंदी भाषी नहीं है भारत उसका भी है। एक छोटे से मेरे एक कमेंट को इन्होंने कहा है कि यह शर्म की विषय है।
जब तक आरएसएस इस चीज को शर्म का विषय मानेगा, जब तक आरएसएस जैसे संगठन इस चीज को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि जो हिंदी भाषी नहीं है उसका भी इस देश के ऊपर अधिकार है, जब तक आरएसएस के से जुड़े लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि जो हिंदू नहीं है उसका भी इस देश पे अधिकार है, तब तक कहां भारत। नहीं तो आपने मैंने इतनी सारी चीजें आपको गिनाई, उनका जवाब तो आपने दिया नहीं। कि राजनीति तो दोनों दिशाएं उसी तरफ है कि किसी भी तरीके से एक धर्म को आप खुश कीजिए, एक धर्म को ये खुश करेंगे। गोस्वामी जी, आप पूछ रहे हैं कि भारत जुड़ा हुआ कहाँ नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जिस दिन इस देश में जो ताकतें इस देश पे रूल कर रही है, उन ताकतों के पीछे खड़ी बड़ी ताकतें जिस दिन इस देश इस बात को एक्नॉलेज कर लें कि भारत हिंदी भाषियों के, चलिए अभी भी बहुत सारे सवाल ही रह गए हैं। भारत है जो तेलुगु बोलता है उसका भी भारत है। मुकेश त्यागी जी जवाब दीजिए, हम क्योंकि सवाल ही सवाल हैं, जवाब दूसरे तरीके के हर ओर से। जी देखिए, कांग्रेस के साथ अब स्थिति ये रह गई है कि अब इनके पास कुछ आर्गुमेंट बचे नहीं है, ये बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, दीमक इनको खा चुकी है। अगर आपको मैं राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट बताऊं तो आप चौंक के रह जाएंगे कि राजीव गांधी ने 1950 में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था, 1985 में, जो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी कांग्रेस वर्कर्स थ्रू आउट द कंट्री आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म फॉर द कांग्रेस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, बट दे आर हैंडीकैप्ड for on their backs ride the brokers of power and influence who dispense patronage to convert a mass movement into a feudal oligarchy। तो ये स्टेटमेंट 1985 में राजीव गांधी जी ने दिया था, जो कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो संघ का जो निर्माण था 1925 में हुआ था, उसके बाद 1926 में जो है आरएसएस बनी थी। और जहां तक हमारे हेगड़ेवार जी हैं, वो पहले कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी? उन्होंने इसलिए छोड़ी कि खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ थे वो। यहाँ के कांग्रेसी जो है, जो टर्की में हो रहा है, उसके उसमें लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपने विचार मतभेद होने के कारण कांग्रेस का चरित्र उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस चरित्र हरण हो चुका है, तो उन्होंने छोड़ी। चलिए, ये तो आरएसएस की बात रही। आरएसएस के बारे में आपको ज्ञान कम है। आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है। और जिस प्रकार से उनके लोगों की जीवन चर्या आप देखेंगे ना, आप दंग रह जाएंगे। जमीन पर सोते हैं, खाना बिल्कुल सिंपल खाते हैं, अपने पूरा देश के समर्पण है आरएसएस। तो आरएसएस का मुकाबला आप अपने ये सेवा दल और ये जो आपके दल है, उनसे मत करिए। जहां तक सवाल बीजेपी का है, बीजेपी ने नए भारत अमृतकाल महोत्सव में प्रवेश कर चुका है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहा है भारत। आज आप पूरे विश्व के अंदर देख लीजिए, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है, और हो सकता है कुछ दिनों बाद वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये तो हिंदुस्तान की प्रगति जिस त्वरित गति से हो रही है, जिस प्रकार से देश के घर घर। अच्छा मुकेश जी, आपको ऐसा लगता है कि जो ये संघ पर निशाना साधा जाता है, बार बार मुद्दों को भटकाया जाता है? नहीं, ये संघ पे निशाना जो है ना, इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। अब ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? ये भी एक भटकाने का इनका एक शगुफा है। अरे आप जानते हैं, राहुल गांधी जी ने देश से उनका कोई प्रेम नहीं है। उनका प्रेम इटली और थाईलैंड से है, नेपाल से है। जब मौके आते हैं, जब साउथ कोरिया चले गए थे, जब पीसीसी के सारे प्रेसिडेंट्स को बुलाया तो वहां पर नहीं आए। चुनाव के वक्त पर लास्ट हरियाणा और पंजाब में आए। किस प्रकार से उन्होंने दलित कार्ड खेला, शाहबानो का केस आप देख ली, किस प्रकार से उन्होंने पलटा, तुष्टिकरण की राजनीति करी। अमेठी के अंदर हमारी स्मृति ईरानी से वो शिकस्त हो गए, जो उनका किला था। तो ये हर प्रकार से हर जगह से, उत्तर प्रदेश जहां से जवाहरलाल नेहरू और इनके तमाम लोग आए थे, वहां आज इनकी संख्या घटकर मात्र 2 रह गई है। तमाम स्टेट में ये बिल्कुल घट करके बिल्कुल एक जीत के कहे, इनसे बड़ा वर्चस्व तो आपकी पार्टी का हो गया है। तो ये जो है, ये कांग्रेस का किस आधार पर मुझे समझ में नहीं आता। ये आलोचना कर सकते हैं, अभी बना वो कर्तव्य पथ, तो उसको लेकर के इन्होंने आलोचना शुरू कर दी कि कर्तव्य पथ जो है क्यों किया जा रहा है। अरे आपको मोदी जी से इतनी ज्यादा परेशानी है क्योंकि वो आपको घुसने नहीं देंगे चुनाव के अंदर, ये समझ लीजिए। क्योंकि उनका चरित्र इतना महान है, उनके ऊपर एक स्कैम नहीं है। आप बताइए मुझे कि कोई भी एक भी रॉयट्स हुए जब से मोदी जी उसमें आए हैं 2014 से? उससे पहले मुरादाबाद राइट, संभल राइट, सूरत राइट, आपको राइट्स के नाम बता दूं, स्कैम्स गिन लीजिए कितने सारे स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कीम। तो पूरा चरित्र परिवर्तन हो चुका है देश के अंदर का। तो ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब ये राहुल गांधी की छड़ी पकड़ के, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सबसे बौने नेता
कांग्रेस के हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस के विरासत में इतना बौना नेता शायद ही उन्होंने कोई भी विरासत के मूल्य अपने अंदर, अपने इंदिरा गांधी थी, संजय गांधी थे, राजीव गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप अरे कुछ तो सीखते उन लोगों से। अब ये 2-3 लोगों के सारे कांग्रेस चला रहे हैं, प्रियंका गांधी, अब उसमें रॉबर्ट वाड्रा भी घुस रहे हैं, राहुल गांधी जिनकी वक्तव्य सुनने के लिए जनता तैयार नहीं। लोग ये कहते हैं कि भैया राहुल गांधी को मत भेजना, अगर हमें चुनाव जिताना है तो राहुल गांधी को हमारे पास भेजना। तो ये तो इनकी स्थिति है। कभी मुलायम सिंह से मैं प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ चीजें ले लेता हूं। प्रभात जी, आप देखिए लगातार बहुत सारी चीजें मयूर शेखर ने रखी, और अभी कुछ ही दिनों में अगर आप ये पूरा साल और इससे अगला साल देखें तो बहुत सारे चुनाव हैं, और ये बात भी लगातार उठ रही है कि वहां मेहनत ज्यादा होनी चाहिए थी कांग्रेस की, उस मेहनत की जगह कहीं और ही मेहनत दिख रही है। और जो सवाल मयूर ने उठाए हैं उससे आप कितना सहमत है? जी देखिए संजय जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मयूर जी अभी कह रहे थे, हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं भारत जोड़ो वाली यात्रा की, और कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में क्या है, 2024 में क्या रहेगी। तो क्या इस यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी? संघ पे अटैक करके आप मजबूत अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। आप अपने पैरों पे तभी खड़े होंगे जब आप सभी राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करेंगे, तब आप खड़े होंगे। आप आरएसएस के हाफ पैंट को जलाएंगे, ट्वीट करेंगे, उससे आप नहीं खड़े होंगे। आप ये बताएंगे कि आरएसएस, मैं आरएसएस के नहीं जाता था लेकिन मैं एक बार गया आरएसएस के उसमें। भाई संघ क्या है? संघ एक दर्शन है। जिस तरीके से डिसिप्लिन है वहां पे, जिस तरीके से वहां राष्ट्र की भक्ति की बात होती है, राष्ट्र सेवा की बात होती है, हर धर्म के लोगों की सेवा की बात होती है। आज राजनीति सेवा की कहां रह गई है? अगर कोई परसेप्शन, देखिए कांग्रेस जब तक अपने परसेप्शन को चेंज नहीं करेगी, जो 60 साल में उसने परसेप्शन डेवलप किया है, एक ही परिवार का परसेप्शन, भ्रष्टाचार का परसेप्शन, एसी में बैठने का परसेप्शन, यूपी में आप 89 से खत्म हो गए। आप 32 साल से आप यूपी में नहीं आ पा रहे हैं, ना राज्य की सत्ता में, ना केंद्र की सत्ता में, आप 10-5 एमपी नहीं बना पा रहे हैं। तो कांग्रेस को इस बात पे विचार करना होगा कि अगर G23 के नेता गुलाम नबी आजाद जैसे लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, और वो आप आरोप लगा रहे कि वो मोदी जी के वजह से चले गए हैं, कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते होंगे। अरे ऐसा नहीं है भैया, कांग्रेस में एक ही परिवार का आदमी घूम फिर के इस यात्रा को करने के बाद अक्टूबर में चुनाव होगा, बीच में आप फिर उनको अध्यक्ष पद का घोषित कर देंगे। आप अभी कह रहे नहीं हम अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे, हम तो नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। लोगों ने कहा, लोगों की आवाज पे हम आ गए अध्यक्ष लड़ने के लिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना होगा, कांग्रेस को अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। जो करप्शन का परसेप्शन, जो परिवारवाद का परसेप्शन, आप देश राष्ट्र हित की अगर बात आती है तो आप पाकिस्तान चले जाते हैं, आप इटली चले जाते हैं, आप अमेरिका चले जाते हैं। अच्छा प्रभात जी, एक चीज बताइए प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि देश में कोई एक तबका दबाया जा रहा है, या देश में वास्तव में बहुत ज्यादा नफरत फैल गई है, और या आरएसएस के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है? उसके अलावा अगर ये सब चलेगा तो फिर और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके बयानों को आप क्या कहेंगे? देखिए आरएसएस में एक पूरा मुस्लिम विंग बना है जिसमें इंद्रेश जी उसको पूरा लीड करते हैं, और यहाँ हमारे लखनऊ में जितने बहुत से सिया हैं और सुन्नी भी हैं जो वहाँ इंद्रेश जी के कार्यक्रम में जाते हैं, संघ के कार्यक्रम में आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मयूर जी से, 2014 के बाद जब सरकार केंद्र की बनी, राशन नीति, क्या राशन में एक आदमी को फायदा मिला? राशन में मैक्सिमम दूसरी कम्युनिटी के लोगों को फायदा मिला। क्या ये कह दिया गया था कि इनको राशन नहीं दिया जाएगा? इनको चलिए उनके कुछ प्रभात जी कुछ जवाब है सिद्धार्थ जी से। मयूर जी चाहते हैं सिद्धार्थ जी बहुत सारी चीजों का जवाब दें। सिद्धार्थ जी बहुत सारे सवाल उछले हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि लगातार सवाल रहेंगे ही। मैं देख रहा हूं कि लगातार कुछ दिनों से जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे भटक कर कहीं और दिशा में जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि देश में नफरत फैली हुई है, आखिर वो नफरत कहाँ है? वो दिखती नहीं है। क्या देश के अंदर जो भाईचारा है वो बिल्कुल खत्म हो गया? इस तरीके की बातें की जा रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि देश सबका है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। इस तरीके की बातें आखिर क्यों? और उन सब चीजों को लेकर जो बातें होती हैं, कहीं ना कहीं जो युवा है देश का वो उस चीज को नोट करता है। जी देखिए, भारत भूमि पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। पूजा पद्धति अलग होगी, धर्म मजहब संप्रदाय अलग होंगे, लेकिन है भारतीय। जहां तक रही बात नफरत की,
तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा नफरत तो मैंने अपने जीवन काल में और पूरे भारतीय नव आधुनिक राजनीति में किसी में नहीं देखी। भारत जोड़ो जिस नाम से आप यात्रा निकाल रहे हैं, उसके संयोजक दिग्विजय सिंह नफरत के पुतले हैं। 26/11 के हमले से संघ को जोड़ना ये नफरत नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार आज आपके यात्रा में साथ में चल रहा है, आपके जयराम रमेश आपके साथ में है, तो सबसे ज्यादा नफरत तो आप फैला रहे हैं। दूसरी चीज, जिस केरल में आप इतना लंबा समय बिता रहे हैं, क्या आपको यह डर है कि इस बार आप केरल में राहुल जी वायनाड भी हार जाएंगे? फैक्चुअली गलत बात बोला जा रहा है आपके चैनल पे, ये आपके राष्ट्रीय चैनल पे फैक्चुअली गलत बात बोला जा रहा है। मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ आरएसएस के प्रवक्ता को, आप एक कॉन्टेक्स्ट दिखा दीजिए जहां पर कि कन्हैया ने ये नारा लगाया है। ये बिल्कुल अरे पूरे देश ने देखा है भाई, पूरे देश ने देखा है। इस तरह से झूठ बोल के नहीं निकल सकते हैं, इस तरह से आप झूठ बोल पूरे देश ने देखा है। आपके पास है सब कुछ, ये जेएनयू के नारे की बात कर रहे हैं, इस यात्रा के नारे की बात नहीं कर रहे हैं। माफी मांगा है, आप पूरा सुनिए फैक्चुअली मयूर जी। अरे मयूर जी को बोलिए ये सुने। करता हूँ, आप कन्हैया कुमार के द्वारा ये नारा लगाया हुआ एक बार मुझे दिखा दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको चैलेंज कर रहा हूँ ओपनली, आप नेशनल चैनल, अरे आपकी यात्रा में नहीं, आप ऐसा झूठ नहीं फैला सकते हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। मयूर जी, जेएनयू के नारे की बात हो रही है, वो आपकी यात्रा के नारे की बात नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी, कांग्रेस पार्टी के एक नेता कन्हैया कुमार को एट्रीब्यूट करके सरासर झूठी बात बोली जा रही है, एक सरासर झूठी बात। अच्छा आप ये बताइए, जेएनयू में नारे नहीं लगे मयूर जी? ये नारा कन्हैया कुमार ने नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूँ जेएनयू में नारे नहीं लगे, कन्हैया कुमार वहां नहीं थे, जस्टिफाई करने यहाँ नहीं आया था, वहां पे थे या नहीं थे? कन्हैया कुमार ने ये नारा लगाया था। अरे भाई मयूर जी किस दुनिया में जी रहे हैं भाई? मैं यहाँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, आप ये बताइए मयूर जी, इस यात्रा में नारे की बात ही कौन कर रहा है? मैं यहाँ जेएनयू, देखिए मैं यहाँ उमर खालिद या जेएनयू को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। कन्हैया कांग्रेस पार्टी का एक नेता है, मैं यहाँ कन्हैया को डिफेंड कर रहा हूँ। कन्हैया को एट्रीब्यूट करके जो बात बोला जा रहा है वो सरासर झूठ है। अब आप जो है गोलपोस्ट अपना मत चेंज कर दीजिए कि नहीं हमने कन्हैया पे नहीं, हमारे अटैक जेएनयू पे था। जेएनयू में कब किसने कौन नारा लगाया, मैं यहाँ उसके ऊपर डिबेट करने के लिए नहीं आया हूँ, पर यहाँ एक सरासर झूठी बात बोली गई है कांग्रेस पार्टी के नेता के संदर्भ में। संजय जी इनको चुप कराइए, सिद्धार्थ जी बोलिए। संजय जी इनको चुप कराइए, लेकिन मुझे सिद्धार्थ जी बोलिए। मयूर जी पहले सुनिए, उसका जवाब आपसे लेता हूँ। सिद्धार्थ जी बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता दें कि कन्हैया कुमार वहां पे नहीं थे, वो जो जेएनयू के अध्यक्ष थे जिस समय नारे लगाए गए थे, क्या उनकी मुंह उनका उसमें, अरे आप मैं कह रहा हूं नहीं था कन्हैया। अच्छा मयूर जी एक चीज बताइए, न्यायालय डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते, न्यायालय डिसाइड करेगा वो झूठ है या सच। ये झूठ है, न्यायालय करेगा। नहीं मयूर जी आप ये बताइए मयूर जी, वो तो केस ही अभी पेंडिंग है। मयूर जी वो तो केस ही अभी पेंडिंग है, एक बार सुन तो लीजिए यार। मयूर जी एक बार सुन लीजिए प्लीज। मयूर जी वो तो केस पेंडिंग है, उस बात को तो अभी बाद में पता लगेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। पहली बात, वहां नारे लगे थे, इस बात को हर कोई कहता है। कन्हैया ने नारा नहीं लगाया था, मैं पूरी देखिए ये बात तो बाद में तय होगी किसने नारा लगाया या नहीं लगाया। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता गलत ट्रैक पर चले गए। कहाँ पे चले गए? अच्छा सिद्धार्थ जी आप बोलिए। सिद्धार्थ जी संजय जी ऐसा है सिद्धार्थ जी, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस सुनना नहीं चाहती। बोलिए। सुनिए, आप इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए, देखिए संजय जी, मयूर जी थोड़ा सुन लीजिए। आप ये बताइए मयूर जी थोड़ा सुन लीजिए, शायद आपको कुछ और बातें समझ में आ जाए, कुछ और चीजें सामने आ जाए, तब एक साथ बोल लीजिएगा। सिद्धार्थ जी बोलिए। अगर आप मैटर सब जुडिस है, इस तरह का लांछन आप किसी व्यक्ति को तो आप ये बताइए मयूर जी, यहाँ सुन लीजिए। उन्होंने नारा दिया कि नहीं दिया? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? आप कहां से उनको उन्होंने नहीं दिया था, ये लांछन है, दिस इज डिफेमेटरी। आप कौन होते हैं कहने वाले? ये अगर आप मानते हैं, अगर आप
अरे अगर आप झूठ बोलकर यहाँ नहीं निकल सकते, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। कोर्ट को डिसाइड करना, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? लेट द कोर्ट डिसाइड। दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में, अच्छा मयूर जी, सुनने की आवश्यकता है या नहीं है? चार्जशीट में कहीं भी एक्यूजेशन कन्हैया पे नहीं लगाया है। सिद्धार्थ जी, दिल्ली पुलिस का चार्जशीट सिद्धार्थ जी, कैसे लगा सकते हैं? आप बोलिए इनको। दिल्ली पुलिस का चार्जशीट पड़ा है इस मैटर में। दिक्कत क्या है? दिल्ली पुलिस के चार्जेस में अरे कहीं भी ये नारा मयूर नहीं जी, है, कुमार पाल मुद्दे पे आएंगे। नहीं है, मयूर जी, आप मुद्दे पे आएंगे। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अच्छा दिल्ली पुलिस से ज्यादा जानते हैं इस मैटर के बारे में। अरे मयूर जी, बात करिए, पुलिस को क्या करना चाहिए, नहीं करना कांग्रेस के चाहिए? प्रवक्ता मुझे लगता है कन्हैया को अगला दिया, कन्हैया को ही बनाने वाले लग रहा है। मयूर जी, पार्टी की बातें कर रहे हैं, मुद्दे पे आएंगे। कन्हैया आपके अध्यक्ष बनेंगे। अरे मयूर भाई, तो मुझे लगता है कि वो आप मयूर भाई मुद्दे पे आएंगे। विपरीत नहीं, आप बताइए, अगर आज बात भारत जोड़ो यात्रा की हो रही है, उस पर कुछ बातें हैं, ठीक है, उसका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन अगर खाली झूठ और सच पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें तो यहाँ पे ऐसी भी हैं। आप बताइए वो नफरत कहां से आ रही है, कौन सी भाषा में है वो नफरत, ये भी बताइए। कहां वो वीडियो है आपके पास नफरत के, वो बताइए। कौन लोग नफरत फैलाइए, वो बताइए। तो ये सारी चीजें अगर झूठ सच पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, तो उसे छोड़िए ना। बोलिए सिद्धार्थ जी। समस्या इस बात से है, इनको समस्या इस बात से है कि इनकी पूरी दुकान तो नफरत पे चलती है। आपके कहने से क्या होता है, एक बार सिद्धार्थ जी को बोलने दीजिए। सिद्धार्थ जी बोलिए। सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, राहुल गांधी बाहर चले गए थे, मतलब ये तो इनकी सिंपैथी है। प्रवक्ता, कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जब से इस डिबेट में जुड़े हैं तब से ही दिग्भ्रमित लग रहे हैं। कभी ये बोलते हैं कि ये देश हिंदुस्तान का नहीं है, जब मैंने इस पर बोला तो इन्होंने उसका पूरा परिप्रेक्ष्य बदल दिया। फिर ये बोलते हैं कि अगर सुभाष बाबू प्रधानमंत्री बनते, अरे तो भैया आप ही के नेताओं ने नहीं बनने दिया उनको, एक परिवार के नेता ने नहीं बनने दिया, इतिहास में लिखा है ये। तो भैया आप अपनी ही पार्टी की पहले तो मट्टी पलीत ना करें, आप पहले तैयारी करके आए। दूसरी चीज, जब कन्हैया का मैंने विषय उठाया तो कई कांग्रेस के नेता थे जो ये बोलते थे कि हाँ नारे लगे हैं और कन्हैया वहां उपस्थित थे। आज वो आपकी पार्टी में आ गए तो आप उनको डिफेंड करने लगे। आपको समस्या क्या है? आपको संघ के उन प्रचारकों से समस्या है जो सादा जीवन जीते हैं, परिवार में जाकर जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, या आपको समस्या यह है कि आपकी पार्टी में वामपंथी ऐसे वामपंथी आ गए हैं जो कांग्रेस के चरित्र को ही खत्म करने पर तुले हुए हैं? आप पहले अपनी समस्या तय कीजिए, आप पहले अपने गिरेबान में झांपिए। सिर्फ संघ पर आरोप लगाना, संघ पर उंगली दिखाना, अगर आप एक उंगली दिखाएंगे तो भाई साहब 4 उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। सवाल पूछना है कि राहुल गांधी महंगी टी शर्ट क्यों पहनता है? आप 10 लाख का सूट पहन लेंगे, 1.5 लाख के चश्मे पहन लेंगे। अरे वो पार्टी कर रही है, अरे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, आप झूठ, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। आपने संघ के एक भी प्रचारक के मुंह से ये सुना कि राहुल गांधी ने इतनी महंगी टी शर्ट क्यों पहनी? आप जैसे पॉलिटिकल मशीनरी, आप मेरी बात सुनिए, मयूर जी सुन लीजिए। देखिए मयूर जी, समस्या ये है, निशाना साधना बड़ा आसान है, जवाब भी सुन लीजिए, वो भी सही कह रहे हैं। सिद्धार्थ जी भी एक बात कह रहे हैं कि वो कौन से संघ के प्रचारक ने, संघ के पदाधिकारी ने बोला। बड़े सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं, देखिए 10 करोड़, सुनिए मेरी बात, आज संगठन इतना बड़ा है, आज संगठन इतना बड़ा हो चुका है, आज 36 संगठन आनुषंगिक संगठन है, लेकिन यदि कोई प्रचारक आधिकारिक रूप से बयान देगा तो ही ना आप सही मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति आएगा कुछ भी बोलेगा और आप सीधा संघ पर उस पर आरोप लगा देंगे। चलिए बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समय हमारा बिल्कुल खत्म है। मयूर जी समय खत्म है और बहुत सारी बातें अभी हैं। चलिए आप सभी लोगों ने हमें अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी सभाएं हुई, बहुत सारी यात्राएं भी चल रही हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, मुद्दों से लगातार भटका जाता है। जो वास्तव में मुद्दे होने चाहिए, कहीं ना कहीं आलोचना करने से ही वोट नहीं मिलती। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। आजकल जनता भी सब समझती है, सब कुछ पता है जनता को भी, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि मुद्दे बहुत हैं। आरोप प्रत्यारोप की जगह लकीरें बड़ी कीजिए, कार्य बड़े कीजिए, क्योंकि बात मजबूत विपक्ष की भी बड़ी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विपक्ष जो मुद्दे जहां होने चाहिए उनसे अलग हटकर कहीं और की बात करने लगे। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।